नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। जो चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। आपको बता दें, प्राणियों में पोषण में हमने मानव पाचन के बारे में पढ़ा था। आपको बता दें कि बहुत सी जंतुओं के बारे में हमने भोजन के बारे में पढ़ा था। उसके अब हमारा टॉपिक है कि आपको बता दें कि मानव में पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको बता दें कि मानव में पाचन मुख्य कोशिका, ग्रासनली, ग्रासिका, आमाशय और क्षुद्रांत और वृद्धांत बड़ी याद होती है। क्षुद्रांत को छोटी याद करते हैं और मल द्वार में। आपको बताते कि इसमें हमने मुख्य कोशिका के बारे में पढ़ लिया था। मुख्य कोशिका के बारे में पढ़ लिया था। अभी तक हमने दांत कितने होते हैं मानव में, दांत का क्या कार्य है। दांत में आपको बताते हैं, दांत हमारे में 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृंतक दांत, रंध्रक दांत, अग्रचर्वक और चर्वणक होते हैं। कृंतक दांत का क्या काम होता है? काटने का कार्य होता है। रंध्रक दांत का जो कार्य होता है वो चीरने फाड़ने का कार्य होता है। वो और अग्रचर्वणक कार्य क्या होता है? ये पीसने का कार्य होता है। और जो हमारे चर्वणक होता है उनका कार्य क्या होता है? चबाने का कार्य होता है। ठीक है, इतना तो आपको बारे हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हमारा अगला टॉपिक है जीभ के बारे में पढ़ना। ठीक है, यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जीभ के बारे में। जीभ को आपको बता दें, जीभ एक मांस और पेशी अंग होता है। कैसा होता है? जो हमारा जीभ होता है बच्चों, वो क्या होता है? मांस और पेशी अंग होता है, जो पीछे की ओर एक मुख्य कोशिका के अधर भाग से चिपकी होती है, जुड़ी होती है। अग्र भाग क्या होता है? इसका स्वतंत्र होता है। कैसा होता है? स्वतंत्र होता है, किसी से आधार से चिपका हुआ नहीं होता है। लेकिन जो इसका पिछला भाग होता है, क्या होता है? पिछला का मुख्य कोशिका से जुड़ा होता है। ठीक है, इसका अग्र भाग स्वतंत्र होता है, किसी भी दिशा में मुड़ सकता है, आगे पीछे दाएं बाएं भी हम इसको जीभ को मुड़ा सकते हैं। आप कभी देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, जीभ का क्या कार्य क्या होता है? ये हमें बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं बच्चों, हम बोलते हैं, बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके लिए भोजन में जो लाल रस होता है उसका भी भोजन में जो जीभ का कार्य करता है, जीभ हमें बोलने में सहायता करता है। और जो जीभ है लार को भोजन में मिलाने में का कार्य करती है। जो लार निकलता है हमारे माउथ से, वो भोजन को मिलाने का कार्य करती है। ठीक है, ईयर और निगलने में भी सहायता करती है। जीभ निगलने में भी भोजन को सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। अगर हमारा जीभ बना हो तो हम कैसे बताएंगे ये स्वाद खट्टा है, ये कड़वा, ये नमकीन है? कैसे बताएंगे बच्चों? जीभ पर आपको बता दें स्वाद का पता कैसा लगे। तो ये सोचा है कि जीभ को हम कैसे बता सकते हैं कि कोई पदार्थ खट्टा है, कोई पदार्थ नमकीन है, कोई पदार्थ बहुत ही कड़वा? कैसे बता सकते हैं? क्योंकि उस पे आपको बता दें बच्चों कि जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। क्या होती है? जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है, जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। आपको बता दें, स्वाद कलिकाएं नहीं होती बच्चों तो क्या करते हैं? हम कोई भी चीज खा लेते, कोई किसी को पता ही नहीं चलता है कि वो कड़ा है कि कड़वा है कि मीठा है। ठीक है, स्वाद कलिकाएं का स्थिति का पता लगा सकते हैं। देखिए, आपको बता दें कि जिन पदार्थों के आपको बता दें कि एक पहले इनको क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, जिन पदार्थों को अलग अलग विलयन तैयार कीजिए, निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार करिए। जैसे नींबू, चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू रस, नीम की पत्ती अथवा करेले का रस। ठीक है, अपने किसी मित्र को आंख पर पट्टी बांधकर उसे अपनी जीभ के बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों? पहले चीनी का विलयन लेना है, नमक का विलयन लेना, नींबू का रस, नीम की पत्ती और करेला का रस लेना और अपने मित्र को बुलाना है। अपने मित्र के आंख पर पट्टी बांधकर और उससे कहिए कि अपनी जीभ को बाहर निकालकर सीधा रखे। कहिए किसी जीभ को सीधा बाहर निकाल रखे। ठीक है, अब एक चित्र देखते हैं। चित्र कि देखिए, जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर आपको एक फिगर दिखाई दे। पीछे वाले फिगर में देखिए, जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने को 1-2 बूंद रख दीजिए। जैसे आप चीनी का विलयन रख दीजिए। ठीक है, विलयन रखने के लिए दांत को उदरने के सिंक का उपयोग। जैसे कोई आप इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। ठीक है, प्रत्येक विलयन के पृथक सिंक का उपयोग कर अलग अलग से अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र में उसे मीठे, नमकीन या खट्टे या कड़वे का स्वाद अनुभव होता है। ठीक है, अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें तथा चित्र 6 में दिखे गए प्रत्येक क्षेत्र में स्वाद का नाम लिखिए। ठीक है, जिससे संवेदन उसके द्वारा होता है, जिसके संवेदन उसके द्वारा होता है। और ऐसा क्रियाकलाप को दोहराइए। ठीक है,
और हमारा अगला टॉपिक है भोजन नली या ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हम जीभ के बारे में पढ़े हैं बच्चों। अब हम अगला टॉपिक भोजन नली और ग्रास नली का पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बताते निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रासिका में जाता है। निगला हुआ भोजन, जो हम भोजन को माउथ से निगलते हैं, वो ग्रास नली या ग्रासिका में जाता है। आपको चित्र 2.2 में दिखाया गया, देखिएगा। अब होता है ग्रासिका। ग्रासिका गले और ओज से जुड़ी होती है। आपको बता दें, जो ग्रासिका होती है गले और ओज से क्या जुड़ी होती है, जुड़ी हुई जाती है। इस ग्रासिका की भित्ति, अगर जो ग्रासिका के वाल के संकुचन से भोजन नीचे की ओर से करता है। संकुचन होता है, जैसे ये ग्रासिका है, यहाँ पे दबता है, ऐसी दबती है, ऐसी दबती है तो क्या होता है, संकुचन होता है। फिर ऐसे दबती है तो संकुचन होता है। ठीक है, ऐसे भोजन नीचे की तरफ, जैसे यहाँ पे दिखाया गया फिगर में, भोजन क्या होता है, नीचे की तरफ सरकता है। वास्तव में बच्चों संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है। बता दे, वास्तव में क्या होता है, संपूर्ण आहार नाल का तो ऐसी संकुचित होती रहती है, वो होती रहती है, तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, फलस्वरूप ओमन द्वारा, कभी कभी जो भोजन होता है, अब हम भोजन को हमारा आमाशय स्वीकार नहीं, खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, तो फलस्वरूप ओमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए कि जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। ठीक है, जैसे बच्चों, जैसे ग्रासिका क्या होती है, ग्रासिका भित्ति में संकुचन होता है, वो दबता जाता है नीचे, एक पाइप की तरफ होता है जो ऐसे नीचे की तरफ दबता रहता है। नीचे है संकुचन से भोजन का नीचे की ओर सरकता रहता है। वास्तव में संपूर्ण आहार में संकुचन होती रहती है। जैसे आपको संपूर्ण जो आहार नाल है, उसमें क्या होता है, आहार नाल में संकुचित होती है, भोजन नीचे की ओर जाता रहता है। ठीक है, नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी जो हमारा आमाशय जब भोजन हो, आमाशय भोजन को स्वीकार नहीं, खाए हुए भोजन को क्या स्वीकार नहीं करता है, फलस्वरूप उल्टी के माध्यम से उसको बाहर निकाल देते हैं। आपको ऐसी घटना याद होगा बच्चों कि भोजन के बाद आपने जब उल्टी किया था, तो इसके कारण के विषय में सोचिए कि आपने उल्टी किया क्यों। ठीक है, और देखिए ये हमारा भोजन है। अब ये ग्रासिका के पाइप से होते हुए जाता है, फिर स्टमच में जाता है। कहाँ, स्टमच में जाता है भोजन। ग्रासिका देखिए फिगर में दिखाएगा, ग्रासिका में भोजन की गति के बारे में दिखाएगा। पहले जानना चाहते हैं कि ओमन के समय भोजन विपरीत दिशा में क्यों किस प्रकार आता है। अब पहले जानना चाहती है, देखिए पहले जानना चाहती है कि जो ओमन का हमारा तो भोजन डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है, जैसे ही हम भोजन को करते हैं तो नीचे की तरफ ढकेलता है, पर जैसे ही हमको उल्टी होती है भोजन विपरीत दिशा में निकल जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक बच्चों आमाशय। आमाशय क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आमाशय एक मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। आपको बता दें बच्चों, आमाशय कैसी होती है। आमाशय एक मोटी भित्ति वाली थैलीनुमा संरचना होती है, जो ये चपटा एवं जी आकृति की होती है। कैसा होता है, आमाशय एक मोटी वाल वाली थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है बच्चों, और चपटा होता है और जी आकृति का होता है। तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। बताते आहार नाल का, जो हमारा आहार नाल है, क्या उसका सबसे चौड़ा भाग क्या होता है, स्टमच होता है। यह एक और ग्रासिका से खाद्य प्राप्त करता है, तथा दूसरी ओर स्मॉल इंटेस्टाइन तो छोटी आंत में खुलता है। बताते एक ओर से ग्रासिका से खाद्य को प्राप्त करता है, दूसरी ओर क्या करता है, वो अपने खाद्य को, जो खाद्य होता है उसमें आमाशय से छोटी आंत में चला जाता है। ठीक है, उस छोटी आंत में इसका दूसरा भाग खुलता है। एक भाग तो ग्रासिका को खाद्य को इंटेक्ट करता है, दूसरी ओर खुलता है और इस छोटी आंत में खुलता है। ठीक है, देखिए बच्चों ये हमारा आमाशय होता है। कैसा होता है, जे आकृति का मोटी वाल वाले और थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। इसका एक भाग जो होता है, ये इसका एक भाग क्या होता है, ग्रासिका से खाद्य को अपने अंदर लेता है, और जो इसका और दूसरा भाग क्या होता है, दूसरा भाग ये छोटी, यहाँ पे छोटी आंत होती है, छोटी आंत में जाकर खुलता है, दूसरा भाग इसका छोटी आंत में खुलता है। ठीक है, आमाशय का आंतरिक स्तर, आंतरिक सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा पाचक रस स्रावित करता है। आपको बता दें जो आमाशय है बच्चों, आमाशय का जो आंतरिक सतह होता है ना, उससे श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक HCl तथा पाचन रस स्रावित करता है। क्या होता है, स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा करता है। जो श्लेष्मल होता है, श्लेष्मल का कार्य क्या होता है, वो आंतरिक स्तर को क्या होता है, स्तर को सुरक्षा करता है कि उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस ना इन्फेक्शन करे। अनेक मतलब अम्ल अनेक ऐसे
अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है। आपको जो HCl होता है अनेक ऐसे जीवाणुओं को जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं बच्चों, वैसे तो हमारे भोजन में बहुत से ऐसे एंजाइम होते हैं जो साइवा होती हैं, ऐसे बहुत से जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। पर जैसे जैसे भोजन वहां तक हमारे जो सेल्स होते हैं उनको नहीं मार पाते बैक्टीरिया को, उस वो बैक्टीरिया आमाशय में पहुंच जाता है। जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक मतलब आमाशय में उसको जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता था, बताते कार्य करने का कार्य करता है। भोजन के साथ साथ वहां तक पहुंच जाते हैं, वो साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। जैसे HCl कहता है यह अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रस की क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस को जठर रस भी कहते हैं, प्रोटीन को सरल पदार्थ में विघटित करते हैं। जैसे पाचक रस का क्या कार्य होता है कि जब हम प्रोटीन पदार्थ को इंटेक्ट करते हैं, जैसे खाते हैं प्रोटीन वाले पदार्थ को जब हम खाते हैं तो पाचक रस को प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। ठीक है, अब हम टॉपिक बच्चों छोटी आंत, इसको क्षुद्रांत कहते हैं। छोटी आंत के बारे में पढ़ें, ठीक है। उससे पहले छोटी आंत पढ़ने से पहले हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। आपको पढ़ते हैं कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं, जैसे आपको पता होगा बताओ, जैसे हम कभी कभी किसी कुछ चीज़ को जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं या कभी कभी बात करते खाते समय, तो आपकी खांसी उठती है, आपकी खांसी या हिचकी आती है। ठीक है, तथा घुटनों का घुटन अनुभव होता है। जल्दी जल्दी खाते समय और बात करते हैं तो हमें खांसी उठती है या हिचकी आती है, तो घुटन का अनुभव होता है। आपको बता दें यह खाद्य कणक के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। ये क्यों आता है, कभी आपने सोचा होगा कि जैसे हम कभी कभी जल्दी जल्दी खाते हैं तो हमें खांसी आती है, खांसी उठती है और हिचकी भी आती है तथा घुटन का भी अनुभव होता है। ऐसे क्यों होता है, कभी सोचा है बच्चों आपने? तो आपको बता दें खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। आपको बता दें श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले। अब श्वास नली क्या होता है? श्वास नली जो होता है बच्चों, वो जो आने वाली जो वायु है फेफड़ों तक ले जाती है श्वास नली द्वारा। तो यह ग्रासिका के साथ साथ चलते, ग्रासिका के साथ साथ चलते, परंतु ग्रसनी एवं वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं, बताते, परंतु ग्रसनी होता है और वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जा सकता है? आपको बता दें फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जा सकता है? भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना ओवाल का कार्य करता है। आपको बता दें कि भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना ओवाल का कार्य करती है, जो श्वसन नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते, इससे तो हमें घुटन का अनुभव होता है और हिचकी और खांसी उठती है। अब देखिए भोजन ग्रसनी, आपको बता दें ग्रासिका के साथ साथ चलती है, ठीक है, परंतु ग्रसनी में वायु और भोजन के मार्ग एक ही में होते हैं। फिर क्या होता है कि भोजन सिर्फ श्वास नली में प्रवेश करने के लिए इस प्रकार रोका जाता है। भोजन निगलने के समय एक मांसल संरचना, जहाँ पर एक दरवाजे टाइप की वाल होती है जो उसको श्वास नली को ढक देती है और भोजन ग्रसनी में चला जाता है, भेज देते हैं। संयोगवश से कभी कभी ऐसा होता है कि जब ऐसा होता है कि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है तथा खांसी उठती है। ठीक है बच्चों, अभी तक यहाँ समझ आए कि अब हमें खांसी भोजन करते समय क्यों आती है, हिचकी क्यों आती है, घुटन का अनुभव कैसा होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों छोटी आंत के बारे में, जिसको हम क्षुद्रांत कहते हैं। आपको बताते क्षुद्रांत छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर में 7.5 मीटर लंबी तथा अत्यधिक कुंडलित नली होती है। अत्यधिक, आपको फिगर में हमको बताते हैं कि जो स्टमच के नीचे जो होते हैं संरचना, कुंडलित संरचना होती है, वो कहते हैं छोटी आंत होती है। ठीक है, वो कितनी लंबी होती है? 7.5 में 7.5 मीटर लंबी होती है। आपको यह यकृत अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करती है। आपको बता दे जो लीवर और पैंक्रियाज से जो स्राव निकलते हैं उसको प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति में भी कुछ रस स्रावित होती है। बता दे स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कुछ रस स्रावित होते हैं, लीवर से भी, जो लीवर और पैंक्रियाज से जो रस स्रावित होते हैं, स्राव का सिक्रेशन होता है, उसमें किस में आता है? स्मॉल छोटी आंत में आता है। और इसके अतिरिक्त इसकी भी वाल से क्या होता है? कुछ रस स्रावित होते हैं। ठीक है, और स्रावित होते हैं कुछ। आपको बता यकृत गहरे जो लीवर होते हैं बच्चों, अपने लीवर के बारे में सुना होगा कि लीवर गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। बताते जो लीवर होता है गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है, जो उदर के
ठीक, लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने ओर, उदर के ऊपरी भाग में दाहिने ओर अवस्थित होती है। दाहिने ओर क्या होती है? अवस्थित होती है। आपको पता है लीवर कैसा होता है बच्चों? ये लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने ओर अवस्थित होती है। दाहिने ओर क्या अवस्थित होती है, स्थित होती है। यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बच्चों आपको बता दें, कोई पूछे अब बताओ बच्चों कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो लीवर होती है। नहीं, लीवर होती है या यकृत कहते हैं, यकृत ही कहते हैं। ठीक है, यह पित्त रस को स्रावित करती है। बताइए, अब पित्त लीवर से भी रस स्रावित होता है जिसको हम पित्त रस कहते हैं, जो एक थैली में संग्रह स्टोरेज होता है, इसको संग्रहित होता रहता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। और जो पित्ताशय क्या होता है बच्चों? पित्ताशय लीवर से जो पित्त रस स्रावित होता है उसका जो संग्रहण होता है, स्टोरेज होता है, उस थैली को कहा कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको बता दें पीत रस का जो कार्य होता है बच्चों, कहाँ से पीत रस का जो कार्य होता है, पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हम भोजन में वायली चीज खाते हैं तो उसको पचाने के लिए पीत रस का ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक है, पीत रस क्या करता है बच्चों? वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्त रस का लीवर कैसा होता है बच्चों? लीवर लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने ओर अवस्थित होता है। बच्चों सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है जो यह पित्त रस का स्राव करती है। जहाँ पे पित्त रस को स्टोरेज किया जाता है उस थैली का क्या नाम? पित्ताशय कहते हैं। और पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब हम पढ़े अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय को हम इंग्लिश में पैंक्रियाज कहते हैं। यह हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है। पैंक्रियाज को ही अग्नाशय कहते हैं बच्चों। यह हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जो हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। क्या होता है? जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। और इसे पैंक्रियाज और अग्नाशिक रस को ही पैंक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट द प्रोटीन पर क्रिया करता है। आपको बता दें जो अग्नाशय क्या होता है? हल्के पीले रंग का बड़ी ग्रंथि होती है बच्चों जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। कहाँ होती है? अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अब अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आपको बताते तथा इनको उनके सरल रूप में क्या होता है? परिवर्तित कर देता है। अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सरल रूप में कौन परिवर्तित करता है? अग्नाशयी रस। ठीक है, आंशिक रूप से पचा भोजन जब छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। आपको बताते जो आंत रस निकलता है छोटी आंत से वो पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल क्या होता है? एवं ग्लिसरॉल में प्रोटीन अमीनो में परिवर्तित हो जाता है। तो बता दें बच्चों कि जो अग्नाशय क्या होता है? ये हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है। हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। आपको बता दें अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। अब कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ है जिनको अग्नाशयी रस से सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आपको बता दें आंशिक रूप से बचा हुआ भोजन स्टमक में नहीं पच पाता, वो छोटी आंत में आता है। बच्चों जो पचा हुआ भोजन थोड़ा बहुत बच जाता है भोजन जिसका पाचन न हो पाता पचा हुआ भोजन जैसे ही छोटी आंत के निचले हिस्से भाग में पहुंचता है जहां पर आंत छोटी आंत से निकलती है। आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। क्या करता है? वो कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। और वसा जो होते हैं बच्चों जितने भी वसा होते हैं वो वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में वसा वाले जितने भी पदार्थ होते हैं वो क्या वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन क्या होता है? अमीनो एसिड में अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, एक दुर्घटना के बारे में देखते हैं। जैसे एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आपको बता दें एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई थी। आपको बता दें कि अमाशय की जो कार्य प्रणाली की खोज एक विलक्षण दुर्घटना के द्वारा हुई थी। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन
मार्टिन नामक व्यक्ति को गोली लगने के कारण बुरी तरह क्या होते घायल हो गए थे। आपको बता दें 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति को गोली लगने के कारण वो बुरी तरीके से घायल हो गए। आपको बताते गोली से उनकी वजह छाती क्षतिग्रस्त हो गई थी, वजह क्षतिग्रस्त हो गया अर्थात आमाशय में एक छिद्र हो गया था। गोली लगने के कारण आमाशय में क्या एक छिद्र हो गया था, देखिए छिद्र हो गया। उससे विलियम ब्यूमांट आपको बताते उससे विलियम ब्यूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। जैसे ही एलेक्सिस सेंट मार्टिन को गोली लगी थी वो बुरी तरह से घायल हो गया, जो उनका छाती था क्षतिग्रस्त हो गया और आमाशय में एक छिद्र हो गया था। उससे जब एलेक्सिस मार्टिन को गोली लगी तो उससे उन्हें विलियम ब्यूमांट नामक अमेरिकी जो सैनिक चिकित्सक थे उनके पास ले जाया गया, जिससे आपको पता चिकित्सक ने उनकी जान बचा ली, परंतु वो आमाशय छिद्र भली भांति बंद न कर सका। आपको बता दें जो डॉक्टर थे उनको तो डॉक्टर थे उनकी जान को बचा लिए थे, परंतु जो आमाशय का छिद्र था बच्चों उनको भली भांति वो बंद नहीं कर पा सके और उनसे छिद्र को पट्टी से ढक दिया और उस छिद्र को पट्टी से ढक दिया था। अब तो ब्लूमांट आपको बताते ब्लूमांट को छिद्र में आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ था। आपको बता दें उन्होंने क्या किया, वो छिद्र को देखने के रोचक थे सो उन्होंने कुछ रोचक परीक्षण किया। बताते ब्लूमांट ने देखा था, आपको बता दें आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। उन्होंने देखा कि आमाशय भोजन क्या मंथन कर रहा है, जिसे पचाने का काम कर रहा है। इसी प्रकार इसकी भीति की सतह पर इसकी भीति से तरल स्रावित हो रहा है। बता दें आमाशय से उसके उबाल से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता है। उसने यह भी देखा कि आमाशय छोटी आंत में खुलता है। उन्होंने देखा था कि आमाशय छोटी आंत में खुलता था जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। आपको बता दें कि आमाशय में हमारा भोजन का पाचन पूरा हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक है क्षुद्रांत में अवशोषण, छोटी आंत में अवशोषण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बताते हैं कि बच्चों के पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर छोटी आंत की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। आपको बता दें जो पचा हुआ भोजन होता है अवशोषित होकर छोटी आंत की जो वॉल में स्थिर रुधिर वाहिकाएं होती है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्या करते हैं, जो हमारा पचा हुआ भोजन होता है जो पच जाता है उसको अवशोषित कौन करता है, छोटी आंत की वॉल करती है, हमें स्थित जो रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। ठीक है, इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। अच्छा, आपको बता दें क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति की उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरूप में और रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, जो हमारी छोटी आंत की आंतरिक वाल में बच्चों उंगली के समान उभार संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं बच्चों की दीर्घरोम हुए आंत में क्या भूमिका है, दीर्घरोम का आंत में क्या काम है। ठीक है, आपको बता दें दीर्घरोम होते हैं रसांकुर पचे हुए भोजन का अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। जो दीर्घरोम होता है बच्चों भोजन के अवशोषण हेतु भोजन के जो अवशोषण होता है उसमें उस क्षेत्र को बढ़ा देते हैं कि जल्दी से एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, प्रत्येक दीर्घरोम में आपको बता दें प्रत्येक दीर्घ में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। आपको बता दें प्रत्येक जो दीर्घरोम होता है दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। बता दें कि दीर्घरोम की सतह पर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। ठीक है, रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, आपको बताते हैं बच्चों को रसांकुर किसे कहते हैं। रसांकुर आपको क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घरोम में रसांकुर कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप क्या इसका अनुमान लगा सकते हैं जो दीर्घरोम होता है छोटी आंत में उसकी क्या भूमिका, वो क्या काम करता है। बता दें दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण के समय क्षेत्र तक को बढ़ा देता है जैसे अवशोषण की क्षमता अधिक हो सके। ठीक है, प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है
दीर्घ रसांकों की सतह में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, यह क्या करते हैं बच्चों, यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और शोषित पदार्थ को अर्थांतरित रुधिर वाहिकाओं को द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, जहां उनका उपयोग क्या होता है, जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इससे इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, स्वांगीकरण कहते हैं कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है। आपको बता दें, कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। जो आपको बता दें, कोशिका में उपस्थित जो ग्लूकोज होता है बच्चों, ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है और अवशोषण नहीं हो पाता है, वो कहाँ चला जाता है, वृद्धांत बड़ी आंत में चला जाता है। वृद्धांत का मतलब बड़ी आंत में चला जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है वो जो वृद्धांत के बारे में पढ़े। ठीक है, वृद्धांत क्या होता है उसके बारे में आपको बता दें। वृद्धांत छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी या मुख छोटी होती है। आपको बता दें कि जो छोटी आंत है, जो हमारा छोटी आंत है वो छोटी आंत है, बड़ी आंत की अपेक्षा छोटी या चौड़ी एवं छोटी होती है। ठीक है, लगभग आपको बता दें जो बड़ी आंत है, बड़ी तो लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ, जो बचा हुआ पदार्थ होता है अपचित, जो पच नहीं पाता हुआ पदार्थ को मलाशय में चला जाता है और तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है और ठोस मल के रूप में रहता है। आपको बता दें, वृद्धांत या बड़ी आंत क्या होता है, वृद्धांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। इसका लगभग 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर लंबी होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों, जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ जो ठीक से पाचन नहीं हो पाता है, वो पदार्थ का मलाशय में चला जाता है और तथा वो अर्ध ठोस के मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुद्दा द्वारा मल से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे निष्कासन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे निष्कासन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे, अब हमारा अगला टॉपिक है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। अभी तो हम घास खाने वाले जंतुओं में पाचन के बारे में देखते हैं। ठीक है, क्या आपने गाय भैंस तथा घास खाने वाले अन्य जंतुओं को देखा बच्चों? आप देखते होंगे जितने भी गाय आपने देखा होगा कि जितने भी घास खाने वाले जंतु जैसे गाय भैंस घास खाने वाले जंतु बकरी, वे उस समय सभी लगातार जुगाली करते रहते हैं। आपको बता दें, उस समय सभी लगातार जुगाली करते, मुंह चलाते रहते हैं। जब वे खा ना रहे हो, जैसे वो खाना नहीं खाते हैं, जब वो खाना नहीं खाते तो वास्तव में वे पहले घास को जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते। जैसे आप देखा होगा बच्चों, जैसे गाय भैंस से जो कभी कभी बैठे रहते और मुंह चलाते रहते, आप देखते होंगे जैसे गाय भैंस बकरी बैठे भी रहेंगे, उनके पास कुछ खाने के लिए ना होता भी वो क्या करते, मुंह चलाते रहते, जुगाली करते रहते। आप भी क्या देखते हैं कि वो खाते समय अपने भोजन को जल्दी निकल कर आमाशय में क्या स्टोर कर रख लेते हैं। यह भाग रूमेन कहलाता है। जिस भोजन को पहले वो खाते समय घास को जल्दी निकल कर आमाशय में रखते हैं, वो रखने का भाग जो जहाँ को रखते हैं ना बच्चे, उसको उनका रूमेन को उसको प्रथम आमाशय कहते हैं। आमाशय कहते हैं जो घास खाने वाले जंतु को रूमेन में एक प्रथम आमाशय होता है। आपको बता दें, रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बांटा होता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बांटा होता है। ठीक है, रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। आपको बता दें, रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं। ठीक है, जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडों के रूप में पुनः मुख में लाता है। आपको बता दें,
परंतु बाद में जंतु क्या करता है, इसको छोटे छोटे पिंडों के रूप में मुख में लाता है, जिससे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रिया को रोमंथन कहते हैं। कहते हैं रोमंथन कहते हैं। आपको बता दें बच्चों कि जितने भी गाय भैंस हैं, घास खाने वाले जंतु क्या आते हैं, अपने भोजन को क्या करते हैं, जल्दी जल्दी निकाल कर क्या करते हैं, रख लेते हैं अमाशय में। इसको क्या होता है, स्टोर करके भंडार करके रख लेते हैं। बाद में क्या करते हैं, धीरे धीरे अमाशय से निकाल कर उसको खाते हैं, जुगाली करते हैं। ठीक है, जिस भाग में वो भोजन को स्टोर करके रखते हैं उसको रुमेन कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं। ठीक है, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडों के रूप में के निकाल कर मुख में लाता है, जिससे उसका चबाता है और फिर से इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। रोमंथन कहते हैं। जैसे फिगर में दिखाया गया, रोमंथी जैसे गाय है, भोजन को चबा के यहाँ पे स्टोर करेगी रुमेन में, फिर इसको लेकर आएगी, फिर इसको चबाएगी, फिर इसको क्या है, रोमंथन कराते हैं। ठीक है, ये क्या है, किसी रोमंथी अमाशय का ये फिगर है। ठीक है, रोमंथी अमाशय का क्या फिगर है। को बता दें कि जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट या रोमांथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। बताते हैं घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट, घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु हिरन आदि के रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। आपको बता दें, रोमंथी पशु जैसे हिरन है, आदि बकरी है, उनके रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। आपको बताते हैं, बहुत से जंतु मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। ठीक है, पहले जानना चाहती है कि जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबा पाते। अब पहले जानना चाहती है कि जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबा पाते। और बुझो जानना दे कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा पाता। अब पहले जानना चाहती है कि जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं पचा, लेकिन बुझो जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरफ सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर पाता है। आपको बता दें कि जानवरों जैसे घोड़ा खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदांत, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिन्हें हम अधनाल कहते हैं। आपको बता दें, जानवरों जैसे घोड़ा खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदांत मतलब छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती बड़ी संरचना होती है, जिन्हें हम अधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। आपको बता दें, भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। मनुष्य के आहार नाल में सेलुलोज को पचाने के लिए कोई भी जीवाणु नहीं पाया जाता था। ठीक है, अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिन्हें पाचन तंत्र पाया जाता है। अब तक बच्चों, अभी तक हमने उन विषयों के बारे में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता था। ऐसे विषय के बारे में पढ़े, उन जंतुओं के बारे में पढ़े, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी जिनमें न तो मुख होता है न ही पाचन तंत्र होता है, फिर भी वे किस प्रकार भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं और उनका पाचन कैसे करते हैं। खंड तो उनका पाचन कैसे करते हैं। खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य विधि का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आपको बता दें, कभी कभी आपको दस्त होता है, उसके बारे में। कभी कभी आपको जो जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। आपको बता दें, कभी कभी आपका पेट खराब हो जाता है, तो कभी आप जल रूपी पतले मल को बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस स्थिति को दस्त कहते हैं। दस्त किसे कहते हैं, कभी कभी जब आप जल रूपी पतले मल को बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, इस स्थिति को क्या दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता तथा अपच के कारण होता है। आपको बता दें, ये संक्रमण दस्त किस कारण होता है। जैसे संक्रमण होता है खाद्य विषाक्तता तथा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। आपको बता दें, भारत में जैसे इंडिया में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरम अवस्था पर यह घातक भी हो सकता है। इसकी लगातार बार मल त्यागने से इसकी हमारे लिए घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण बता दें बच्चों, इसका मुख्य कारण शरीर में जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होने के कारण होता है। आपको बता दें बच्चों, दस्त किस कारण होता है, शरीर में
इस शरीर में जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होने के कारण होता है। इसे सहजता से नहीं नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही उबालकर रोगी को उबाल कर ठंडा ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक और चीनी घोल पिला देना चाहिए। जीवन रक्षक घोल या ORS भी कहते हैं। बता दें कि जीवन रक्षक घोल अथवा ORS भी कहते हैं। आपको बता दें जब किसी को दस्त होता है तो दस्त को बार बार से जब लैट्रिन बाथरूम जाने से वो क्या होता है, अस्वस्थ हो जाता है। विशेषकर बच्चों में चाहे बड़ों में भी होता है। जब ये चरम अवस्था पे हो बच्चों तो ये हमारे शरीर के लिए घातक भी हो सकता है। आपको क्या करना चाहिए, जब शरीर जल से आपको ये किस कारण से होता है, बिल्कुल शरीर में जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होने के कारण होता है। इसे सहायता से टाला नहीं जाना चाहता। आपको बता दें चिकित्सक के पास आपको भी किसी के घर में हो दस्त किसी को हो तो आप बच्चों क्या करिएगा, चिकित्सक के पास जब किसी डॉक्टर के पास जाने से पहले पूर्व ही क्या करना, रोगी जो पेशेंट है आपका उसको उबाला हुआ ठंडा जल लीजिए, उबला हुआ ठंडा जल लीजिए, उसमें जल में चुटकी नमक और चीनी का घोल मिलाइए और इसे पिलाना चाहिए, पिला दीजिए। उससे क्या होता है बच्चों, उसमें जो लवण और जल की मेंटेनेंस बराबर होने लगती है, उसमें थोड़ा सा जान आने लगता है उस आदमी में। ठीक है, आपको बता दें इस जो विलयन को क्या कहते हैं, जो विलास को क्या कहते हैं, जीवन रक्षक घोल कहते हैं। इस घोल को जीवन रक्षक घोल कहते हैं अथवा ORS रस कहते हैं। क्या कहते हैं, ORS रस कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों अमीबा में संभरण एवं पाचन के बारे में। संभरण एवं पाचन के बारे में अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है अमीबा जलाशय में पाए जाने एक कोशिकीय जीव को बता दें। अमीबा अमाशय में पाए जाने एक कोशिकीय जीव। अब आपको बता दें एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं, जिनमें एक कोशिका से उसका संपूर्ण शरीर बना हो। वैसे जीव जिनका शरीर एक संपूर्ण कोशिका से बना हो, जिसमें सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र एक ही कोशिका से होता हो, उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, ऐसे अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव जो जलाशय में पाया जाता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। आपको बता दें अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल संघन केंद्र होता है। कोशिका में द्रव्य बुलबुले के समान अनेक धानियां भी होती है। धानियां भी होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं। द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियां भी होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। आपको अमीबा का कोई आकार, शेप, साइज नहीं होता है, निरंतर क्या होता है चेंज करता रहता है। ये आपको बता एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रबंध निकालता रहता है, जिन्हें आप पदाव या कृत्रिम पांव भी कहते नहीं है। जिन्हें वो उंगली के समान प्रबंध निकालता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं पदाव या कृत्रिम पांव कहते हैं। इन्हें गति देने और भोजन पकड़ने में क्या होता है, ये प्रबंध सहायता करते हैं। ठीक है, अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। अमीबा क्या करता है, कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। अब जब इस भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर का पदार्थ विकसित करके उसे निगल लेता है। हाँ, खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाती है। आपको बता दें खाद्य पदार्थ उसकी धानी में क्या फंस जाती है। जैसे कि अमीबा में क्या केंद्रक है, ये पदार्थ है, ये खाद्य ग्रंथि की कणिका है, ये खाद्य धानियां है। ठीक है, ये वही पीछे भी अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, यह अमीबा है। जैसे इसका प्रवर्ध कोई भोजन के संपर्क में आता है, ये अपने प्रवर्ध को बढ़ाता है और उसको पकड़कर अपने खाद्य में रख लेता है। ठीक है, अब हम खाद्य धानी में पाचन रस स्रावित होता है। आपको बता दें जो इसकी खाद्य धानी है उसमें क्या होता है, एक पाचक रस स्रावित होता है। जैसे हमारे छोटी आंत में रस अग्नाशय में और लीवर में स्रावित होता था, ऐसे इसकी खाद्य धानी में ही अमीबा के खाद्य धानी में पाचक रस स्रावित होता है। खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थ में बदल देते हैं। आपको बताते क्या होता है, पाचक रस क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ को जैसे कोई जटिल पदार्थ है उसको सरल पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। पाचक रस करते थे, पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। जो पचा हुआ खाद्य होता है बच्चों धीरे धीरे अवशोषित एब्जॉर्ब हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव और गुणन के लिए उपयोगी होता है। आपको बता दें जो अवशोषित पदार्थ अमीबा की जो वृद्धि होती है उसमें वृद्धि करने के लिए जरूरी होती है। रख रखाव और गुणन के लिए क्या होता है, जरूरी होता है।
बिना पचा हुआ अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। बिना खचा हुआ अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान। आपको बता दे, सभी प्राणियों में बचा भोजन को पाचन के आधारभूत क्या होती है, सभी प्राणियों में समान होता है। जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थ में परिवर्तित किए जाते हैं। आपको बता दें, सभी जीव जंतु जितने भी हैं जिसमें जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित करने की क्रिया होती है और ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों को शरीर के अन्य भागों में हस्तांतरण के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बता दें कि अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थ शरीर के अन्य भागों में हस्तांतरण की विधि में पढ़ेंगे। अभी तो हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, वीडियो कैसी लगी बच्चों, ये टॉपिक अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना